इसमें लेसन 2 का क्वेश्चन बैंक से आपको सलूशन मिल जाएगा। जैसे पहला इसका क्वेश्चन है, मोल प्रभाज्य या मोल अंश क्या है। इसको इंग्लिश से मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। इसकी डिफिनीशन आपको बताना है कि किसी बिलियन के एक घटक के मोलों की संख्या, चूँकि आप जानते हैं जैसा कि एक बिलियन में 2 घटक होते हैं। पहला होता है आपका विलेय और दूसरा होता है आपका विलायक। तो इन 2 घटकों में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या एवं बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य कहते हैं। इसे हम यक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि इसमें से आपको विलेय का निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या में बिलियन के कुल मोलों की संख्या का भाग दे देना होगा, तो आपको विलेय का मोल प्रभाज्य मिल जाएगा। यदि इसी प्रकार से विलायक के मोलों की संख्या की गणना करनी हो तो विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात करके और बिलियन की कुल मोलों की संख्या का भाग दे देंगे। इस प्रकार इसके 2 सूत्र बन जाते हैं। जैसे विलायक के लिए होता है यक्से बराबर, यहाँ हो जाता है यन ए, यानी विलायक के मोलों की संख्या बटे में बिलियन के कुल मोलों की संख्या यन ए प्लस यन बी। यदि आप सॉल्यूट के लिए सॉल्व करेंगे तो यक्स बी इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे में हो जाएगा बिलियन के कुल मोलों की संख्या। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें यदि न्यूमेरिकल कभी आए तो इसके लिए 2 बातें ध्यान रखना चाहिए कि पहले हम दिए गए बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या निकालेंगे। इसके बाद जिस घटक का मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है उसके मोलों की संख्या में बिलियन की कुल मोलों की संख्या का आपको भाग दे देना है, आपको उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगला बच्चों इसका क्वेश्चन है, मोलरता क्या है। मोलरता की परिभाषा बहुत ईजिली आप बता सकते हैं। वास्तविक में इसको बताना है किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को बिलियन की उस घटक की मोलरता कहते हैं। इसे हम यम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यम बराबर इसका फार्मूला हम जब बनाएंगे तो इसका फार्मूला आपका हो जाता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 और बटे में आ जाता है आपका एम बी इंटू भी एम एल, अर्थात भी जो है तो मिलीलीटर में आयतन है, डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान है और एम बी इसमें विलेय का आणविक द्रव्यमान है। तो ध्यान रखना है अपने को, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, तो हमें 3 चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए। यदि हमें मोलैरिटी इसकी कैलकुलेट करना है तो डब्ल्यू बी होगा विलेय की मात्रा यानी विलेय का द्रव्यमान, वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और भी एम एल क्या है मिलीलीटर में बिलियन का आयतन। इस तरह से आपको याद कर लेना है कि एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे में एम बी गुणे भी एम एल। इसकी गणना करने के लिए 3 मान आपको पहले ही बताया जा रहा है क्वेश्चन में। जैसे ये 2 मान अक्सर दिए रहते हैं, एक तो विलेय की मात्रा और दूसरा बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। हमको एम बी कैलकुलेट कर लेना है। एम बी कैलकुलेशन के लिए आपको जैसे मान लीजिए कहीं पर विलेय एन ए ओ एच है तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम परमाणु भारों को जोड़ देंगे। जैसे सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो यदि इसका आप ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 40। इस तरह से एम बी आ जाता है और इसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह बच्चों इसको सरलता से आप याद करेंगे कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को हम बिलियन की मोलरता कहते हैं और इसका सूत्र बोलेंगे एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान एम बी इंटू भी मिलीलीटर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आपके इसमें पूछा जाएगा। केवल आपकी इसमें डिफिनीशन आएगी और उसका फार्मूला, जैसे नॉर्मलता, इसको इंग्लिश से हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी क्या है, इसमें आपको डिफिनीशन ये सामने लिखी हुई है। सरलता से आप इसको याद करेंगे, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं और इसे यन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका भी फार्मूला बहुत ईजिली आप निकाल सकते हैं, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे में आपका आ जाएगा, जहाँ पर एम बी रहता है वहाँ ई बी हो जाएगा और भी मिलीलीटर में आयतन रहेगा। इस तरह आपकी नॉर्मेलिटी का ये फार्मूला बन जाता है एन इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे में ई बी इंटू भी मिलीलीटर, जहाँ डब्ल्यू बी विलेय की मात्रा है, ई बी विलेय का ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या
ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान है और आपका भी जो है तो मिलीलीटर में बिलियन का आयतन है। इसमें इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि डिफिनीशन में विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या रहती है, जिसमें विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या का सूत्र बनता है। इसमें विलेय का द्रव्यमान बटे में आपका हो जाता है, गुणे में आपका 1000 आ जाएगा और बटे में आपका आ जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान EB। और इसको निकालने के लिए जैसे आपको एसिड के लिए निकालना है, अम्ल के लिए निकालना है, जैसे आपको H2SO4 के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान की गणना करनी है, तो H2SO4 के लिए यदि आप EB कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपका इसमें आ जाएगा, इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा, आणविक द्रव्यमान में आपको H+ आयनों की संख्या का भाग दे देना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि m बटे हो जाएगा नंबर ऑफ H+ आयंस। तो यहाँ m आपके पास इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। हाइड्रोजन 2 हैं, इसके 1 होता है, इसका परमाणु भार 2 का 2 हो जाएगा और सल्फर का आपका हो जाएगा 32 और प्लस आपका यहाँ पर आ जाएगा 4 × 16 यानी 4 × 16। तो ये मान आपको प्राप्त होगा, यानी 32 और 2 34 हो जाएगा और इसी तरह से ये आपका 64 आ जाएगा। कुल आपका आता है बच्चों 98। अब आपको जहाँ तक EB कैलकुलेट करना है इसके लिए, तो EB = आपको m में 98 में H+ आयनों की संख्या का भाग देना है। जैसे यहाँ पर 2 H हैं तो आप 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 49। इस तरह से EB = आ गया 49। ये तो एसिड के लिए है। यदि आप इसी प्रकार बेस के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेस के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस में आपको ध्यान रखना है OH- आयनों की संख्या ले लेना है। जैसे आपने NaOH लिया, स्ट्रांग बेस है, इसका पहले तो आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे सोडियम का एटॉमिक मास आपका 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा 40। अब आप देखेंगे कि इसमें OH- आयनों की संख्या कितनी है। तो अपने पास OH- आयन NaOH में 1 है, तो इसके लिए EB = हो जाएगा 40 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये आपका कोई चेंज नहीं होगा और ये आपका 40 आ जाएगा। इस तरह से नॉर्मेलिटी आप साल्ट के लिए भी फार्मूला के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसी तरह से कोई ऑक्सीडाइजर है, कोई ऑक्सीकारक है, उसका भी कैलकुलेट किया जा सकता है सिंपली। उसके बाद बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। बहुत सिंपल है। अणुसंख्यक अर्थात बिलियनों के ऐसे भौतिक गुण जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे यानी विलेय, इसमें आपको बताना है कि बिलियन के वे भौतिक गुण जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अर्थात विलेय की प्रकृति का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ अणु और संख्यक शब्द के अनुसार आप इसे परिभाषित कर सकते हैं कि बिलियनों के ऐसे भौतिक गुण जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इसके बाद इनकी जहाँ तक संख्या है तो 4 में संख्या है अपने इसमें सिलेबस में। जैसे नंबर 1 में आपका हो जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, नंबर 2 में आपका आ जाता है क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और आपका लास्ट है इसमें परासरण दाब। ये चारों वास्तविक में अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स पर, यानी विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय की प्रकृति पर। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। अर्धपारगम्य जैसा इसका नाम है, क्योंकि झिल्लियाँ पारगम्यता के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पारगम्य है, जिससे कि विलेय और विलायक दोनों के कण आर पार निकल जाते हैं। नंबर 2 में आपका आता है अपारगम्य, जिससे ना तो विलेय के कण निकलते हैं ना तो विलायक के। और थर्ड आप किस में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्ध पारगम्य है, यानी आधी पारगम्य है। इसका मीन होता है कि वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के छोटे कण, यानी विलायक के पार्टिकल जो होते हैं वो विलेय की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। अर्थात इसमें बताना है वह झिल्ली जिनमें से होकर के केवल विलायक के कण आर पार निकल पाते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की यूज की जाती है। कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली का उपयोग किया जाता है
परासरण की घटना का यानी एक्सपेरिमेंटल जब अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस समय कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली का, इसी तरह से जंतु झिल्ली भी है, पार्चमेंट पेपर भी है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। इसी तरह बच्चों इसमें पीपीएम आता है। पीपीएम का पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन। इसकी परिभाषा जो है तो कब ये इस इकाई का कंसंट्रेशन मेजरमेंट में यूज किया जाता है, जब विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा वाटर की तुलना में बहुत कम है, तो इसकी डिफिनीशन आप बता देंगे, किसी विलियन में 10 लाख भार भाग में उपस्थित विलय की मात्रा को या विलय के भार भागों की संख्या को विलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आता है परासरण दाब और समपरासरी विलयन। बच्चों वास्तविक में ये परासरण ऑस्मोसिस को इंग्लिश से आप बोलेंगे। परासरण की डिफिनीशन है कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले यानी कम और अधिक सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से आप पृथक रख देते हैं, तो कम सांद्रता वाले विलयन से कण अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। इस घटना को हम परासरण कहते हैं। पर और असरण यानी दूसरे की तरफ फैलाव होना परासरण कहलाता है। जैसे आलू का एक प्रयोग करके हम इसको एक्सपेरिमेंटल रूप से प्रूव कर सकते हैं। जैसे आलू को लेकर के उसको हम बीच से पूरा एक होल बना देते हैं गड्ढे टाइप का, जिसमें विलयन को हम भर सकें, और उसकी दीवारों को पतला कर देते हैं। उसकी दीवारें अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करने लगती हैं, अर्थात हमें थोड़ा थोड़ा विलयन दिखाई देने लगता है अंदर में। आपने दूसरे में आप उसको फिर डुबा देते हैं, जैसे बीकर में पानी लेकर के, तो वास्तविक में विलयन का स्तर बढ़ जाता है, जो ये सिद्ध करता है कि इसमें परासरण की घटना हुई। तो कुल मिलाकर इसको सिंपली आप याद करेंगे कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से एक दूसरे से पृथक रखा जाता है, तब कम सांद्रता वाले विलयन के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। इस घटना को परासरण कहा जाता है। इसी प्रकार से बच्चों परासरण दाब वास्तविक में एक बाहरी दाब होता है, यानी ये परासरण की क्रिया को रोकने का प्रयास करता है। और इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे, यानी सटीक डिफिनीशन इसकी कैसे लिखेंगे कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए जाने वाले आवश्यक बाहरी दाब को परासरण दाब कहते हैं। फिर उसके बाद आप चलेंगे, परासरण दाब को हम पाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है समपरासरी विलयन। सम का मतलब होता है समान, परासरी अर्थात परासरण दाब से संबंध है इस शब्द का। तो इसके बारे में आप बता देंगे कि ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाता है। और इसका उदाहरण है कि हमारे जैसे ब्लड में 0.95 के करीब या NaCl पाया जाता है। यदि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता ये, नहीं तो निश्चित रूप से ये रक्त से संबंधित यानी रक्त दाब से संबंधित बीमारी क्रिएट हो जाती है। अतः ये दोनों विलयन जो है तो समपरासरी विलयन के उदाहरण है। आदर्श अनादर्श विलयन की में आपको 3 अंतर लिखना है। बच्चों बहुत सरल है ये। आदर्श का मतलब होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। उसके बाद उसमें बता देना है कि वे विलयन जो सांद्रण एवं ताप के संपूर्ण परास पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा आपको बताना है कि आदर्श विलयन के बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, अनादर्श विलयन के बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। तीसरा बता देना है कि आदर्श विलयन के बनने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें बता देना है कि अनादर्श विलयन के बनने पर आयतन परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों आपको शुद्ध जल की जैसे मोलरता कैलकुलेट करना है। इसके लिए मोलरता की सूत्र में चले जाएंगे, जहाँ की आपको पता है कि WB की कोई वैल्यू है नहीं, विलेय घुला नहीं है। तो इसमें आपको फार्मूला यूज करना है कि विलेय का द्रव्यमान बटे यहाँ पर विलायक का ही शुद्ध लगेगा, एक तो घटक ही है, तो आप द्रव्यमान बटे और आणविक द्रव्यमान इसमें भाग कर देंगे। तो 1000 बटे आप 18 करेंगे, तो 1000 में 18 का भाग देंगे तो ये 5.56 आ जाएगा, और यही शुद्ध जल की मोलरता की वैल्यू होगी। अब परासरण दाब क्या है, ये डिफिनीशन पहले आपको बताई जा चुकी है। उसके बाद परासरण और विसरण में अंतर। परासरण और विसरण में अंतर सरलता से आप याद कर सकते हैं। परासरण की घटना में आप बताएंगे कि परासरण की क्रिया, पहले तो दोनों में परिभाषा लिख देना है
कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से पृथक रखा जाता है तब कम सांद्रता वाले विलयन से कणों का अधिक सांद्रता वाले विलयन में प्रवाह होना परासरण कहलाता है। जबकि इसकी विसरण की परिभाषा है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ किसी कण का प्रवाह ये विसरण में आएगा। जैसे आप इत्र को खोल के रख दें, जैसे आप किसी कहीं गैस लीक हो जाए तो निश्चित रूप से वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होने लगती है। इसी प्रकार से आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि परासरण क्रिया में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, ये डिफिनेशन से आपको मिल जाएगा। फिर परासरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता है, विसरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। परासरण की क्रिया केवल द्रवों में होती है जबकि विसरण की क्रिया गैस एवं विलयन दोनों में संभव है। बच्चों, हेनरी का नियम है, ये हेनरी का नियम गैसों की द्रवों में विलेयता से संबंधित है और इसके बारे में आपको बता देना है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं कि m प्रोपोर्शनल p, तो m बराबर अपना आ जाता है KH इंटू P, जहाँ आपका KH हेनरी कांस्टेंट है, P प्रेशर है और m इसमें आपका यानी मात्रा है, ये आपकी गैस की मात्रा होगी। इसका अर्थ ये होता है कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे, दाब को बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा गैस की विलेयता द्रव में बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार से एक ठंडा को, कोल्ड ड्रिंक्स को खोलने पर जब एयर यानी प्रेशर कम हो जाता है तो उस समय उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से झाग के साथ बाहर आ जाती है, अर्थात दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ जाती है। यही आपके हेनरी का नियम है। अब उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसमें इसी में जुड़ा हुआ है इसका एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग। इसका उपयोग समुद्र में गोताखोरी में किया जाता है। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि गोताखोरी के लिए आजकल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण के स्थान पर हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाने लगा है, जो कि इसी नियम के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। इसका उपयोग जलीय जीवन में भी किया जाता है, जो जलीय जंतु यानी जल में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद इसका उपयोग रक्त में घुली हुई O2 के विनिमय में किया जाता है, यानी किस प्रकार से ऑक्सीजन का विनिमय होगा, एक्सचेंज होता है, उसका अध्ययन भी हम हेनरी नियम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। बच्चों, इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन बैंक का है कि ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं, क्यों? इसका कारण मूल है कि रेडिएटर में जल प्रशीतक के रूप में कार्य करता है। यदि वाहन को 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप वाले क्षेत्र में ले जाया जाए तो निश्चित रूप से रेडिएटर का जल बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे रेडिएटर के फट जाने की संभावना रहती है। जबकि इसमें यदि हम हिमरोधी के रूप में ग्लाइकॉल को मिला दें तो चूंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, अतः रेडिएटर में हिमरोधी के रूप में ग्लाइकॉल मिलाने पर निश्चित रूप से जल का बर्फ में परिवर्तन रुक जाता है और ये आसानी से रेडिएटर कार्य करता रहता है। इस तरह से ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा इस लेसन का। बच्चों, अगले लेसन का आंसर भी अगले वीडियो में भेजा जाएगा।